हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है जहां पर हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इमर्जिंग ट्रेंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आज का टॉपिक इस चैप्टर के नाम से स्टार्ट होने वाला है, जो कि व्हाट आर इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो बेसिकली इमर्जिंग ट्रेंड्स होता क्या है? मैं इन जनरल अगर बात करूं तो इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट बिकम पॉपुलर एंड यूजफुल। दे इन्फ्लुएंस how we work, live, learn and connect. Some trends fade away quickly, other growth impact the digital world. जैसे कि AI, बिग डेटा, IoT एक्सेट्रा। जैसे कि आपने देखा कि इमर्जिंग ट्रेंड्स वो ट्रेंड्स होते हैं या फिर इन्वेंशंस या फिर हमारे टेक्नोलॉजीज की बात कर लो, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है जो कि हमारे डेली लिविंग को अच्छा कर देती है, मतलब एक तरीके से बूस्ट कर देती है। जैसे आपने बहुत बार टिकटॉकर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, एक चीज रिपीटेडली करते रहते हैं और सारे करते रहते हैं, वो एक तरीके से ट्रेंड हो जाता है, जो कि आई गेस आपने खुद भी ट्राई किया होगा। उन्हीं को हम ट्रेंड्स कहते हैं। अब इन्हीं ट्रेंड्स में एक्टिविटीज भी आ सकती है या फिर टेक्नोलॉजीज भी आ सकती है। अब इनमें से कुछ ट्रेंड शॉर्ट टर्म होती है जैसे हमारे रील्स वगैरह, और कुछ लॉन्ग टर्म्स होती हैं जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज या फिर हार्डवेयर वगैरह। तो बेसिकली इन शॉर्ट में अगर मैं इसको समराइज करूं तो इमर्जिंग ट्रेंड्स वो आने वाले या फिर हो रही एक्टिविटीज या फिर टेक्नोलॉजीज है जो हमारे लिविंग को और अच्छा और यूजफुल कर देती है, जिसके कारण ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोग उसी चीज को अपनाए जा रहे हैं। तो उसको हम इमर्जिंग ट्रेंड्स या फिर ट्रेंड्स कहते हैं। जैसे आजकल इंडिया में इंस्टाग्राम में कितने सारे ट्रेंड्स चलते रहते हैं साइड बाय साइड। अगर हम क्लोथिंग की बात करें तो हम वेस्टर्न ट्रेंड्स क्लोथिंग स्टाइल्स को अपनाए जा रहे हैं, साइड बाय साइड कोरियन स्टाइल्स अपनाए जा रहे हैं। ये सब बेसिकली क्या है, एक तरीके का ट्रेंड ही तो है जो कि हम अपने डेली लिविंग में अपनाए जा रहे हैं और सारे के सारे लोग उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। अब इन्हीं ट्रेंड्स के बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई। एआई मीन्स मेकिंग मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। एआई का बेसिक मतलब होता है कि मशीन को इंसानों जैसे बनाना, इन सिंपलर टर्म। अब उसके लिए ये क्या करता है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है एंड उस पर स्टडी करने के बाद अपने डिसीजंस वगैरह लेता है, जिससे वो क्या करता है, लर्न करता है। अब पहले क्या होता था, हम प्रोग्राम करते थे, उस पे वो आउटपुट देता था, लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर्स है वो एआई बेस्ड होते हैं, जो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, किसके बिहाफ पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ में। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, गूगल मैप, सोशल मीडिया, डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये क्या करते हैं, हमारे लिए बेस्ट आउटकम देते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेबल होता है। नीचे आप देख सकते हैं, एआई परफॉर्म्स टास्क लाइक लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि मैंने अभी बताया, एआई सीखता है, उस पर अपना डिसीजन देता है, और तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं आज का जो ट्रेंडिंग एआई है जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है। देन हमारा सेकेंड टॉपिक आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, बेसिकली कंप्यूटर लर्न करता है फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जैसे हमारा एआई भी करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एमएल इज अ पार्ट ऑफ एआई दैट लेट्स कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा। जो कंप्यूटर के पास डेटा अवेलेबल होती है, उससे मशीन अपने आप लर्न करता है, इसीलिए इसका नाम भी है मशीन लर्निंग, जो खुद ही लर्न करने लग जाता है। इसको कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती डायरेक्टली। एक बार इसका कोड बन गया, मतलब मॉडल बन गया, तो वो अपने आप ही एल्गोरिदम के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ये सीखता जाता है, ट्रेन होता जाता है, और उसके बिहाफ पर फ्यूचर में अपने एनालाइज या फिर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स का अगर एग्जांपल लें, नेटफ्लिक्स अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो यूजर हिस्ट्री है उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमको शोज वगैरह रिकमेंड करता है। इसीलिए हर एक का नेटफ्लिक्स अकाउंट अलग अलग तरीके से वर्क होता है। जिसको हॉरर मूवीज पसंद है, नेटफ्लिक्स उसको हॉरर टाइप मूवीज ही सजेशंस में देता है। जिसको रोमांटिक मूवीज पसंद है, उनको वो रोमांटिक मूवीज ही सजेस्ट करता है।
अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर एनएलपी। ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। एनएलपी अलाउस कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड यूज ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये कंप्यूटर को अलाउ करता है कि इंसानी भाषा सीखें एंड देन अपना उसके हिसाब से रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एक एप्लीकेशन बहुत ही यूज होता है आजकल के टाइम पे, जो कि है गूगल ट्रांसलेशन, जो कि आपने भी किया होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट या फिर इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कभी ना कभी तो किया ही होगा। ये बेसिकली एनएलपी बेस्ड मॉडल्स होते हैं जो कि इंसानी भाषा से डील करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। स्पेल चेक करना, सर्च इंजन सजेशन देना, वॉइस कमांड, चैटबॉट इन कस्टमर सपोर्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट लाइक थिंग्स डन बाय द NLPs। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। इनमें दो कैटेगरीज आती है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी या VR आपने शायद पहले भी सुना होगा। इसमें क्या होता है, हम एक डिवाइस इक्विप करते हैं एंड वो डिवाइस हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे रियल लाइफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो भी हमको एलिमेंट शो करवाना होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, फुल डिजिटल वर्ल्ड यूज्ड इन गेम सिमुलेशन रिक्वायर्स हेडसेट ऑक्यूलस। और अगर हम AR की बात करें, एग्यूमेंटेड रियलिटी की, ये क्या करता है, ऐड डिजिटल कंटेंट टू रियल वर्ल्ड। मतलब जो हमारे डिजिटल कंटेंट है वो रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ देता है, जैसे गूगल मैप या फिर स्नैपचैट फिल्टर। स्नैपचैट फिल्टर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि आप रेगुलर यूज भी करते हो। तो जो स्नैपचैट फिल्टर है वो क्या करता है, जो भी रियल एंटिटीज है हमारे इन्वायरमेंट को, उसको डिजिटली जोड़ देता है, जिससे दोनों एक साथ मिल जाते हैं और यूनिक आउटपुट देते हैं। जैसे कि फिल्टर्स का इस्तेमाल करके हम किसी को वाइट कर देते हैं, किसी को घोड़ा बना देते हैं, किसी को हम दुल्हन बना देते हैं, ऐसे ऐसे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आर मशीन्स डेट कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। हाँ जी, रोबोटिक्स वो मशीन्स होते हैं जो कि ऑटोमेशन में काम आते हैं, जो कि हम पहले से ही इस्तेमाल करे आ रहे हैं। जैसे हमारा पंखा हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, हमारी कार होगी, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी अगर एक डेफिनेशन में अगर इसको बोला जाए, जो भी मशीन्स ऑटोमेटिकली टास्क को कंप्लीट करें उसको हम रोबोट्स कहते हैं। अब इसके यूजेस जैसे इंडस्ट्री में रिपीटेटिव टास्क के लिए होता है, जैसे हमको पैकेजिंग करना है तो रिपीटेड पैकेजिंग होता रहेगा। हेल्थ केयर में सर्जरी असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेस में नासा रोवर्स में इस्तेमाल होते हैं, जो हम लैंड करवाते हैं मून में या फिर किसी और प्लेनेट में, या फिर सैटेलाइट ले लो। और डेली लाइफ में अगर बात करें तो वैक्यूम बॉट्स या ड्रोन्स वगैरह, ये सारे ही रोबोट्स के ही एग्जाम्पल है। फिर आता है बिग डेटा। बिग डेटा नाम से ही आप जान सकते हो कि इसका मतलब होता है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, बिग डेटा मीन्स वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय नॉर्मल सॉफ्टवेयर। हाँ जी, जैसे कि ये बहुत बड़ा डेटा है तो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है जैसे एक्सेल या फिर SQL ये हैंडल नहीं कर सकते। इनके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ज़्यादातर हैंडल होते ही नहीं है क्योंकि बहुत ही लार्ज और इरेगुलर डेटा होता है। जैसे आप सोर्स में देख सकते हो, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, सेंसर्स, ये हमको हर वक्त हर मिनट कोई ना कोई डेटा इनपुट करवाता ही रहता है। जब से हमने www और सोशल मीडियाज को इन्वेंट किया, तब से हमारे जो सर्वर्स है, हमारे इंटरनेट है, वहाँ पे टन्स ऑफ डेटा, गैलन्स ऑफ डेटा हर मिनट अपलोड होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये जो बिग डेटा है इसके अंदर कितने बड़े अमाउंट में डेटा अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल में आप शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ले लो या फिर हेल्थ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म ले लो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लो, उनके अंदर लाखों लोगों के डेटास कितने सारे क्रोनोलॉजिकली अवेलेबल होते हैं, जो जब चाहें उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें इन डिटेल तो आप देखेंगे इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम मतलब ये बहुत बड़े अमाउंट में अवेलेबल है। वेलोसिटी की जितने अमाउंट में ये क्रिएट हो रहा है उतने अमाउंट में ये हैंडल नहीं हो पाता, तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। वैरायटी, ये डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल है। वेरासिटी, डेटा में भी अनक्लियर और रॉन्ग, मतलब ये डेटा करप्टेड भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, तो इसको हम वेरासिटी कहते हैं। वैल्यू, यूजफुल पैटर्न फॉर बिजनेस एंड सोसाइटी। आपने एक लाइन तो सुनी होगी, डेटा पैसे के समान है।
क्योंकि डेटा के इस्तेमाल से हम कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली डेटा ही इस्तेमाल होता है बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस या फिर स्मॉल बिज़नेस में, जिनके अकॉर्डिंग जो कंपनी है अपने सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई पॉश एरिया है, वहाँ पर अगर आप सस्ती चीज़ें बेचोगे तो क्या वहाँ पे कोई खरीदेगा? नहीं ना। वैसे ही अगर आप पुअर एरिया में महंगी चीज़ें बेचोगे तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए हमको डेटास को एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं, जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन डेटास को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसको डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक पैटर्न या फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डेटास को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जो कि बेटर सेंस बनाता है। जैसे हम इसके लिए क्या करते हैं, एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और पाइथन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगाकर अपने डेटास को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज कर पाते हैं। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। नाम से पता चल रहा है इंटरनेट और चीजें। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सारी चीजों को इंटरनेट से जोड़ दो और फिर उसको कहीं से भी इस्तेमाल करो। जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, इन सब को अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करें और फिर किसी डिवाइस से इसको इस्तेमाल करें तो वो इजीली एक्सेसिबल और वर्किंग में आ जाता है। तो इसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे स्क्रीन में भी देखोगे, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एग्जाम्पल, स्मार्ट टीवी, वॉचेस, फ्रिजेस, लाइट, दे टॉक टू ईच अदर एंड शेयर डेटा, जिससे हमारा काम हो जाता है। जैसे फोन से ही आप लाइट को ऑन कर सकते हो, एसी को ऑन कर सकते हो, ईटीसी। इसके बेनिफिट्स क्या है, रिमोट कंट्रोल मिल जाता है आपको, आपका टाइम और एनर्जी बच जाता है जिससे आप आलसी होते हो, और फिर स्मार्टर होम एंड स्मार्टर सिटीज को ये प्रमोट करता है। अब इसका बेटर वर्जन भी है, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन यही थी कि हर एक अलग अलग चीज को इस्तेमाल करने के लिए हमको अलग अलग एप्स की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन जब वीओटी आया, वेब ऑफ थिंग्स, तो इसने उस लिमिटेशन को दूर किया, जहां पर आप देखोगे एक ही प्लेटफॉर्म से हम सारी चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। और वो प्लेटफॉर्म क्या होता है हमारा, बेसिकली एक वेब प्लेटफॉर्म होता है। अब बात कर लेते हैं सेंसर्स एंड स्मार्ट सेंसर्स की। सेंसर्स बेसिकली फिजिकल थिंग्स को डिटेक्ट करता है। स्मार्ट सेंसर्स क्या करता है, सेंसर प्लस कंप्यूटर चिप प्लस इंटरनेट के इस्तेमाल से अपने आउटपुट शो करता है, जो कि बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपको। ये अपना फिजिकल डेटा इन्वायरमेंट से भी लेता है, साइड बाय साइड इंटरनेट से ये रिलेट करके एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका सेंसर किसी पेड़ को डिटेक्ट कर रहा है तो वो पेड़ एज एन एंटिटी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन स्मार्ट सेंसर उस पेड़ की वैरायटी, उस पेड़ का कंडीशन वगैरह ईटीसी बोल भी देता है। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जायरोस्कोप, फिटनेस बैंड, स्मार्ट कार्स, ये हम डेली लिविंग में इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि सेंसर्स और स्मार्ट सेंसर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आती है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज का नाम सुनते ही एक ही सिटी अपने दिमाग में आता है, जो कि है दुबई। दुबई एक स्मार्ट सिटी है, ये कोई नहीं टाल सकता। चाइना में भी बहुत सारी स्मार्ट सिटीज हैं, ये कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि इसमें जो सिटीज हैं उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटीज है, जहाँ पर अगर कोई भी चीज होती है तो वो तुरंत रिपोर्ट हो जाती है। जैसे कैमरास, स्पेशली जो इनके सर्विलेंस कैमरास होते हैं, वो हर एक एरियाज में अवेलेबल है, कहीं से भी कोई भी चोरी हो रिपोर्ट हो जाती है। फिर एक टर्म आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है, ये बेसिकली एक कंपनी है जो कि आपको वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आप अपने इमेजेस सेव कर सकते हो या फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कर सकते हो। हमने ये गूगल ड्राइव जो इस्तेमाल करते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से ही होता है, जहाँ पर हम अपने फोन का फिजिकल मेमोरी इस्तेमाल ना करके क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से कहीं और अपनी जो डेटा है उसको सेव कर देते हैं ऑनलाइन। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, क्लाउड इज इक्वल टू यूजिंग इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, एक्सेस कर पाएंगे हम कहीं से भी, हमको कोई भी चीज़ अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और हमको क्या करना पड़ेगा, बस उस स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए पे करना पड़ेगा, दैट्स ऑल।
और इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। एक है IaaS, PaaS, SaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टोरेज एलिमेंट है, जो टेक डिवाइस है, उसको हम रेंट में ले लेते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, हम अपने जो भी ऐप वगैरह है उसको अगर बिल्ड कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, तो उनका जो हार्डवेयर है उसको हम रेंट में ले लेते हैं। फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हम उनके सॉफ्टवेयर को अपने क्वार्टरली या फिर ईयरली एज पर अवर नीड भाड़े में ले लेते हैं और फिर अपने काम को उसके अंदर करते रहते हैं। जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव है, उसको हम 2 GB या फिर 5 GB कह लो फ्री में यूज कर पाते हैं। फिर ज्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट होती है तो हमको उसको पे करना पड़ता है। फिर एक और वर्जन आता है ग्रिड कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, ज्योग्राफिकली हम अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, यूजेस मैनी कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू सॉल्व वन बिग प्रॉब्लम, लाइक बिल्डिंग अ सुपर कंप्यूटर यूजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज। जैसे कि मान लो आपके कंप्यूटर में वो कैपेसिटी नहीं है जो कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमको चाहिए, तो आप क्या करोगे, ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करोगे, जहां पर आप अपने ही जैसे 10-20 कंप्यूटर को एक्सेस करोगे एंड देन अपना उस टास्क को कंप्लीट करोगे। तो इस प्रोसेस को हम ग्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं, जहां पर एक टास्क को पूरा करने के लिए हम डिफरेंट ज्योग्राफिकली इंस्टॉल्ड कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। जैसे कि हैकर्स, ज्यादातर हैकर्स इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं जब उनको डॉस या डीडॉस अटैक करना होता है। फिर इसके दो टाइप्स हैं, डेटा ग्रिड और सीपीयू ग्रिड। डेटा ग्रिड शेयर्स द डेटा सेट्स और सीपीयू ग्रिड शेयर्स द प्रोसेसिंग पावर। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, डेटा ग्रिड में हम डेटास को शेयर करते हैं। जैसे अगर आपको कोई डेटा चाहिए जो आपके कंप्यूटर में नहीं है लेकिन 10 कंप्यूटर में है, तो आप सारे कंप्यूटर्स में जाओगे और एक एक करके डेटा एक्सेस करने के बाद फिर उसको अरेंज करोगे एंड देन आपका पूरा का पूरा डेटा बन जाएगा। आप ऐसे समझो। और सीपीयू प्रोसेसिंग पावर में अगर हम बात करें, तो आपका कुछ सीपीयू पावर, दूसरे का कुछ सीपीयू पावर, तीसरे का कुछ सीपीयू पावर मिलाकर हम एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो इसको सीपीयू ग्रिड कहेंगे। ये बेसिकली ऑनलाइन होता है क्योंकि ऑफलाइन ये पॉसिबल नहीं है। और एक चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ब्लॉकचेन हम में क्या होता है, अपना ही डेटा अलग अलग चंक्स में डिवाइडेड रहता है। जैसे ही हमारा कंडीशन मैट हो जाता है, तो ये जो कंप्यूटर है सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करता है और फिर एज अ यूनिटी उसको शेयर करता है। तो इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, अ सिक्योर्ड शेयर्ड डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन शेयर्ड इज स्टोर्ड इन ब्लॉक कनेक्टेड लाइन इन अ चेन। सेम इसका मतलब है कि एक डेटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, और जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब अगर कंडीशन मैच हुआ तो वो डेटा अपने आप असेंबल होके उसको शेयर करना, जिससे आपका स्टोरेज बच जाता है। क्योंकि एक डेटा अलग अलग में छोटे छोटे करके हम पार्ट्स में सेव करते हैं, तो एक कोई भी कंप्यूटर में बर्डन नहीं आता। साइड बाय साइड ये सिक्योर रहता है। मतलब अगर मान लो ये डेटा खराब हो गया लेकिन बाकी के तो सेव रहेंगे ना, तो ये एक तरीके से सिक्योर रहता है। मैं इसको डिलीट रब कर देता हूँ। फिर इसके अगर फीचर्स में देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, टेम्पर प्रूफ और नो सेंट्रल कंट्रोल। मतलब इसका कंट्रोल किसी एक पे नहीं होता, सब पे होता है। सारे इनको एक्सेस इक्वल राइट्स में कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होते हैं, वोटिंग सिस्टम्स, लैंड रिकॉर्ड, हेल्थ केयर ईटीसी में इस्तेमाल होता है। अब जो भी हमने आज पढ़ा उसको हम समराइज कर लेते हैं। पहले हमने एआई और मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमारे डेटास को एनालाइज करके एआई और मशीन अपने आप स्टडी करते हैं एंड देन उसके हिसाब से हमको आउटपुट देते हैं। एनएलपी में हम कंप्यूटर को हमारा ह्यूमन लैंग्वेज सिखाते हैं, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसलेट वगैरह करना। वीआर और एआर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे रियल लाइफ मॉडल को वर्चुअली क्रिएट करते हैं एंड देन उनसे इंटरेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट टास्क के लिए। जैसे हमारा हॉस्पिटल हो गया, टीचिंग हो गया, गेम्स वगैरह हो गए। और रोबोटिक्स में क्या होता है, हम ऑटोमेटेड मशीन्स बनाते हैं और वो अपना टास्क करते रहते हैं, जैसे पैकेजिंग वगैरह। बिग डेटा वो डेटा होता है जो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है इंटरनेट में, जो कि स्टार्टिंग जो हुई थी इंटरनेट की तब से ही बनती जा रही है, जिसके अंदर हर एक टाइप का डेटा अवेलेबल है। आईओटी वीओटी
इंटरनेट ऑफ थिंग, वेब ऑफ थिंग वो डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है और हमको स्मार्टली यूज करने के लिए एक बेटर ऑप्शंस देती है। क्लाउड और ग्रिड कंप्यूटिंग एक तरीके का कंप्यूटिंग होती है जहां पर हम अपने डेटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को अलग अलग पीसेस में डिवाइड करके अलग अलग जगह सेव करते हैं, फिर जब हमको रिक्वायर्ड होती है हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, जिससे हमारा डेटा अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो बाकी के डेटा सेव रह जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।